हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस री एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है, उसके प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, बता दें कि यह प्रैक्टिस सेट रोशन आनंद सर के द्वारा ज्ञान बिंदु पटना द्वारा यह प्रकाशित है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट से बहुत हेल्प होता है एग्ज़ाम में और बहुत बच्चों का इस इंस्टीट्यूट से रिजल्ट भी होता है। तो दोस्तों, देखिए कितने सारे बच्चे का रिजल्ट्स हुए हैं। इस सीरीज नंबर 2 है, तो आपका भी होगा और मेरा भी होगा। दोस्तों, मैं भी इसी प्रैक्टिस सेट का यूज़ की थी, मेरा भी रिजल्ट हुआ था और आपका भी होगा। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग आज इस क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द सिंबल कॉल्ड्स। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस सिंबल को हम लोग कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इस सिंबल को कॉलन बोलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ओमिटेटेड पार्ट्स डैश इज ऑल्सो नोन एज। इसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसको इलिपिस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति इनपुट डिवाइस नहीं है? यानी इनपुट डिवाइस नहीं है तो यह प्रिंटर जो है दोस्तों, वह इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर जो है दोस्तों, वह आउटपुट डिवाइस है। कैसा है? तो यह आउटपुट डिवाइस है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस पतन का नाम है? किस पतन को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा, नन हवा सेवा बंदरगाह। यह कहाँ है दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र में है। स्टेट भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसी का अगर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो यह गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में। याद रखिएगा, यह गुजरात में है। यह एक जवारीय बंदरगाह है। कैसा है? तो यह एक जवारीय बंदरगाह है। दहेज बंदरगाह भी गुजरात में है। अमारमुआ गोवा कहाँ है? तो दोस्तों, तो यह है गोवा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है? तो विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जारवा जनजाति को माना जाता है। जारवा जनजाति दोस्तों अंडमान निकोबार में निवास करती है। कहाँ रहती है? तो अंडमान निकोबार में यह निवास करती है। याद रखिएगा कि जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में। गोंड जनजाति की अगर बात करें तो यह सेकंड सबसे बड़ा जनजाति है दोस्तों, सेकंड सबसे बड़ा जनजाति है। अगर भील की बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति भील है। क्या है? तो सबसे बड़ी जनजाति जो है दोस्तों, वह भील है आपका, और सेकेंड नंबर पे गोंड आता है। टोडा जनजाति की बात करें तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी वाले क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो नीलगिरी की पहाड़ी वाले क्षेत्र में। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की एक विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? तो अनेकता में एकता का जो विचार है दोस्तों, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत की खोज एक पुस्तक की लिखी है दोस्तों, भारत की खोज। क्वेश्चन पूछता है कि भारत की खोज के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो जो संविधान सभा लिखा गया दोस्तों, उसमें कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन संबंधी उपबंध किया गया है? किस भाग में दोस्तों? भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग में। तो किसमें आपातकालीन संबंधी व्यवस्था किया गया है? तो यह भाग 18 में किया गया है। भाग 18 में किया गया है दोस्तों। अब अगर बात करें आर्टिकल का, अनुच्छेद का, तब आर्टिकल 352 से 360 हमारे आपात उपबंध से संबंधित है। अगर आर्टिकल 352 की बात करें तो 352 में दोस्तों हमारा क्या है? तो राष्ट्रीय आपात है। क्या है? राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 के पर का बात करें तो इसमें वित्त आपात है। क्या है? तो वित्त आपात। तो यानी कि अभी तक हमारे भारत में एक भी बार यानी कि 0 बार वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है। एक भी बार अभी तक नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन को चुनना है दोस्तों। तो इसमें सही कथन क्या है?
तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सही कथन है कि निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और इसमें कि निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों। इसमें मनोनीत सदस्य अगर बात करें तो राष्ट्रपति में भाग नहीं लेता है और विधानसभा के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो यह नेपाल को छूता है। किसको छूता है दोस्तों? तो नेपाल की। नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो काठमांडू। याद रखिएगा कि नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उगम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का जो उगम है दोस्तों वह अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी पे ही क्या है दोस्तों? तो धुआंधार जलप्रपात है। याद रखिएगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी पे है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाले पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको लू के नाम से जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है दोस्तों? तो यह है जिंदगरा। क्या है? तो यह है जिंदगरा। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1690 मीटर। कितना है? 1690 मीटर। अनाईमुडी की ऊंचाई कितना है? तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों मैथ है। आप लोग बनाइएगा, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ऐसे बता देते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों। 3i² है तो 3 के स्क्वायर 9 होगा और i का स्क्वायर i² होगा। 3 इंटू इमेजिनरी संख्या अगर पढ़े होंगे दोस्तों तो 12 में पढ़ना था कि i² का जो मान होता है वह माइनस में 1 होता है। तो 9 में -1 से गुना कीजिएगा तो -1 -9 भले रिजल्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि log x/y। दोस्तों ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है कि log x/y यानी कि m बटा में n। तो इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n। तो देखिए log x माइनस y, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाबों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? इसके कालक्रम को सजाना है दोस्तों कि कौन पहले आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद मीर जाफर, उसके बाद सिराजुद्दौला। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? यह किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगर बात करें नारा का तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। क्या दोस्तों? करो या मरो का नारा। अगर बात करें भगत सिंह तो भगत सिंह यह कहे थे कि साम्राज्यवाद का नाश हो। ये बहुत पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा कि साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं दोस्तों? आराम हराम है। आराम हराम है। तो दोस्तों आराम नहीं करना है, आराम हराम होता है, इसलिए मेहनत लगातार करना है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 22 अक्टूबर, स्मॉल डेट याद रखिएगा दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण एवं मशीनों की खरीद पर किए जाने वाला व्यय क्या है? तो ये जो औद्योगिकरण और मशीन पर जो हम लोग पूंजी का इन्वेस्ट करते हैं उसको किस व्यय के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसको पूंजीगत व्यय के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ कमाता है? तो मुद्रास्फीति से ऋणी सर्वाधिक लाभ कमाता है, जो लोन लेता है या फिर जो कर्ज लेता है। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यह इंग्लिश का क्वेश्चन है तो आप लोग बनाइएगा। ऐसे मैं आंसर इसका बता देती हूँ कि गो थ्रो द लेटर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यू आर टोल्ड टू गो थ्रो थॉट द लेटर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि द नाउन ऑफ ए वर्ड इज। द नाउन ऑफ ए वर्ड इज क्या है? तो इसका एविडेंस होगा। क्या होगा दोस्तों? ये एविडेंस, भी सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मूल्य होता है यानी योग होता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक झीलों की संख्या कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। सर्वाधिक कहाँ है?
तमिलनाडु में। तालाबों एवं जलाशयों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, तालाब और जलाशय की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और टैंक सर्वाधिक कहाँ है दोस्तों? तो टैंक सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों में किस राज्य का स्थान अंतिम है? तो अंतिम स्थान क्या है दोस्तों? इसको आप लोग अंदाज भी लगा सकते हैं। तो बिहार सबसे अंतिम स्थान है, 19वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है दोस्तों? 19वें नंबर पे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दोस्तों तो कुल कितना? तो यह 4 पदक जीते हैं। कितना जीते हैं दोस्तों? 4 पदक। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और इंडिया के अगर बात करें कि ओवरऑल रैंक में, तो इंडिया दोस्तों ओवरऑल पॉइंट टेबल में फर्स्ट रैंक पे है। देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नर जनन तंत्र नहीं है? नर जनन तंत्र नहीं यानी कि जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें यह भाग नहीं लेता है। तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी। क्या है दोस्तों? अंडवाहिनी। यह फीमेल का है। किसका है दोस्तों? तो यह फीमेल का है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान होता है दोस्तों वह किस नाम से जाना जाता है? तो स्वाना के नाम से जाना जाता है। स्वाना घास के मैदान दोस्तों अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। अगर बात करें पेरी का, तो पेरी घास का जो मैदान है दोस्तों वह उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? तो मध्य एशिया में। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया में। बट ये प्रेयरी और स्टेपी जो है दोस्तों वह शीतोष्ण, क्या है दोस्तों? तो वह शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण। और जो हमारा सवाना घास के मैदान है वह उसमें है। क्या है? उस। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर में दिया हुआ है कि भारत के निम्न में से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों में शामिल नहीं है। भारत के कौन से जो जीवमंडल निश्चय है वो विश्व के जीवमंडल निश्चय में शामिल नहीं है? तो नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यह मानस नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर भारत की बात करें तो टोटल जैव निश्चय की संख्या कितना है दोस्तों? तो टोटल 18 है। कितना है? 18। 30 नंबर क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल जो है दोस्तों उसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 13 किलोमीटर। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवियत्री के द्वारा लिखा गया? तो मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब बात करें महादेवी वर्मा का दोस्तों, तो महादेवी वर्मा जो है वह आधुनिक काल की कवि है। क्या है? आधुनिक काल की कवियत्री है। याद रखिएगा। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई जो है दोस्तों वह किस काल की है? बताइएगा कि मीराबाई किस काल की है दोस्तों? तो अगर बात करें कि आधुनिक काल के, अगर मीरा की बात करें कि आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को ही आधुनिक काल के मीरा के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना नीरजा है। क्या है दोस्तों? नीरजा है, यामा है, निहार है, ये सब इनका प्रमुख काव्य है। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? यानी नई कविता के कवि के नाम से किसे नहीं जाना जाता है? तो नागा अर्जुन को नहीं जाना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। पशुओं के हड्डी और दांत में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फोट पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है मछलियों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड। क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो ध्वनि तरंगों के द्वारा ध्रुवन प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ध्रुवन जो है दोस्तों वह प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश तरंगे जो होते हैं दोस्तों वह अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। क्या होते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अब ध्वनि तरंगे की बात करें तो ध्वनि तरंगे जो होते हैं दोस्तों वह अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। क्या होते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। असंतृप्त जो यौगिक है उसी का क्या करना है? पहचान करना है। चलिए पहचानते हैं। प्रोपेन है, प्रोपीन है, प्रोपाइन है और क्लोरोप्रोपेन है। तो असंतृप्त यौगिक, तो असंतृप्त यौगिक जो है दोस्तों वह क्या है? तो वह है हमारा क्या?
तो प्रोपीन है और क्या है, प्रोपाइन है। तो 2 और 3 ऑप्शन में डी में है, तो डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? एंजाइम किसमें नहीं पाया जाता है? तो यह विषाणु में नहीं पाया जाता है। एंजाइम जो है विषाणु में नहीं पाया जाता है। अब बात करें विषाणु के, तो विषाणु जो है दोस्तों वह सूक्ष्म जीव की तरह ही होते हैं। यह जो होते हैं दोस्तों वह निर्जीव होते हैं। क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। यह मनुष्य के शरीर या किसी भी जंतु के शरीर से बाहर जो होते हैं वह निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। और जैसे ही इस शरीर में प्रवेश करते हैं वह सक्रिय हो जाते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। जीवाणु की खोज की अगर बात करें तो जीवाणु की खोज इवानोलोस्की के द्वारा किया गया था, और विषाणु की खोज की अगर बात करें तो विषाणु की खोज एंटोइन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अपने आप यह काम सीख लूंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो वाक्य में कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? तो यह है आप। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। तो इसको याद रखिएगा, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होती हैं कर्म के आधार पर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकंती क्या है? तो लोकअक्ति के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि मुहावरा है कि सदा एक रहना। तो इसका मतलब क्या होता है? तो 41 का आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात के मतलब होता है सदा एक सा रहना। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का उपयोग किया गया था? तो अप्सरा में किस ईंधन का उपयोग किया गया था? तो यह होगा संवर्धित यूरेनियम का उपयोग किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अप्सरा की अगर बात करें तो 4 अगस्त 1956, इसका याद रखिएगा, 4 अगस्त 1956 में इसको क्या किया गया था? नाभिकीय रिएक्टर को स्थापित किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में अगर बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में हम लोग ग्रेफाइट, किसका? ग्रेफाइट या D2O को प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? D2O, जिसको हम लोग भारी जल कहते हैं। भारी जल तो मंदक के रूप में यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची बी से क्या करना है? मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं दोस्तों, क्या होगा। तो भंजन जो है दोस्तों, अगर रबर की बात करें तो रबर बलनीकरण के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? तो बलनीकरण के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करें पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम भंजन के द्वारा। और प्रगलन, तो प्रगलन की अगर बात करें दोस्तों तो प्रगलन किसके द्वारा होगा? तो ये हो जाएगा ताम्र। क्या है? ताम्र। और हाइड्रोजनीकरण तो खाद वसा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग मिला लीजिए कि सही ऑप्शन क्या होगा। एक का क्या है? तो एक का दिया हुआ है दोस्तों 2। देखिए एक को मिलाइए, भंजन क्या है? पेट्रोलियम में है, 2 में। चलिए ऑप्शन को मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन है? तो आपका इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप लोग मिला लीजिए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज पोटेशियम है। क्या दोस्तों? पोटेशियम। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो वैसे ही रहती है दोस्तों, प्रकाश की गति नहीं बढ़ती है। सब अगर बात करें प्रकाश की गति को, तो सबसे पहले प्रकाश की गति को किसके द्वारा मापा गया था दोस्तों? तो यह रोमर के द्वारा मापा गया था। किसके द्वारा? रोमर के द्वारा सबसे पहले प्रकाश की गति को क्या किया गया था? मापा गया था। और प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और निर्वात में अगर ध्वनि की बात करें कि ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 0 होता है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिक एसिड की बनी होती है दोस्तों। तो फॉस्फोलिपिड लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन सी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? जो अम्ल है दोस्तों, कोई भी एसिड जब धातु से प्रतिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? बाहर करता है। सबसे हल्की गैस की अगर बात करें तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का गैस क्या है? हाइड्रोजन। हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो यह 78% पाया जाता है। और विरंजक के रूप में हम लोग क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। किसके रूप में? तो विरंजक के रूप में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि साइलेंट व्हिसिल का संबंध किससे है? तो साइलेंट व्हिसिल का संबंध पाराश्रव्य तरंग से है। किससे है दोस्तों? पाराश्रव्य तरंग से। अगर हम लोग ध्वनि की बात करें तो ध्वनि को श्रव्य सुनने के आधार पर
तीन प्रकार में बांटा गया है। एक होता है श्रव्य ध्वनि, एक होता है अश्रव्य ध्वनि और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि। अगर बात करें श्रव्य ध्वनि की, तो श्रव्य ध्वनि के जो उसके बीच का जो रेंज होता है दोस्तों, यह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अश्रव्य ध्वनि जो होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वह 20,000 से क्या होती है? कम होती है। अब पराश्रव्य ध्वनि जो होती है दोस्तों, उसकी आवृत्ति होती है 20,000 से अधिक। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरएच कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस रोग से संबंधित है? तो यह कौन सा कारक है दोस्तों, वही पूछा जा रहा है। तो पिता जो है दोस्तों वो RH प्लस और माता जो है RH माइनस होंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं? तत्व सारणी को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अवस्थित किया गया है। ऑप्शन सी सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है। कितने सतह से घिरा होता है दोस्तों? 5 सतह से घिरा होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि पेट में जो भोजन है को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? किसके द्वारा पेट में जो है दोस्तों भोजन पचता है? तो यह एंजाइम के द्वारा पचता है। अधिकांशतः जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों वह एंजाइम ही होते हैं, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर का मेंटेनेंस कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। थायराइड ग्रंथि जो है दोस्तों, इसमें हम लोग का क्या पाया जाता है? तो आयोडीन होता है। आयोडीन से संबंधित यही ग्रंथि है। इसी की कमी से हम लोगों में घेघा रोग हो जाता है, जिसका देखिए ग्लैंड के पास नीचे एक बड़ा सा हो जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आते हैं? शैवाल किसके अंतर्गत आते हैं? तो शैवाल जो है वह थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही है। देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 100 क्वेश्चन का सेट है, आप लोग आराम से देखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अस्थि रोग है? अस्थि रोग कौन सा है दोस्तों? तो ऑस्टियो एवं रिकेट्स, ऑस्टियो मलेरिया एवं रिकेट्स जो है वो भी अस्थि रोग है। ऑस्टियोपोडिस भी है और संधि शोथ भी है। यह सभी जो है दोस्तों वह क्या है? अस्थि रोग है। अस्थि रोग मतलब होता है बोन्स, बोन्स से जो संबंधित है उसको क्या कहते हैं? अस्थि रोग कहते हैं। रिकेट्स जो होता है दोस्तों वो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में होता है, जबकि ऑस्टियो मलेरिया जो है दोस्तों वो वयस्क में होता है। किसमें होता है? वयस्क में, याद रखिए। 56 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेसिल किसमें पाया जाता है? यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो ये आरएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आरएनए में। 57 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया गया, यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकेंड में पार करे तो खिड़की का ऊपरी किनारे से छत कितना ऊपर है? ऊंचाई पूछा जा रहा है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल से आप लोग बनाइएगा। इसका सही आंसर 9.4 होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है सोडियम में किसे रखकर संचित किया जाता है? सोडियम को किस चीज में रखकर संचित किया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मिट्टी का तेल। 59 नंबर क्वेश्चन है कि 4/5, 5/7, 7/9 और 7/6 में सबसे छोटी भिन्न कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटी भिन्न दोस्तों 5/7 है। इसको क्या कीजिएगा दोस्तों? भाग दे दीजिएगा। 4 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0.8 आएगा। भाग दीजिए 50 में दीजिएगा 0.7 आएगा और दशमलव में जो सबसे छोटा आएगा दोस्तों वही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी और सी के अंकों का योग 130 है तथा सी और ए के अंकों का योग 140 है, तो सी का अंक कितना है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन आसान है, इसको चाहिए तो आप लोग बना सकते हैं कि ए प्लस बी का योग कितना दिया है। तो ए प्लस बी का जो योग है 120 है। बी प्लस सी का योग कितना है दोस्तों? तो इसमें दिया है 130 है। और सी प्लस ए का योग कितना है? तो 140 है। अगर सबको जोड़ दे तो ए गो ए और दो ए गो ए, 2a हो जाएगा और 2b होगा, 2c होगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सबको जोड़े तो 0 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा और इसको जोड़िए कितना होगा? तो यह 3 हो जाएगा। बराबर में काट दीजिए दोस्तों, तो 2 एकम 2 होगा, 9 दूना 18 होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 195 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 195 आ गया और c का पूछा जा रहा है, तो a प्लस बी का मान इसमें से घटा देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 195 आया था
और सी का मान पूछा जा रहा है, तो ए प्लस बी का मान देखिए 120 दिया हुआ है, तो सी बराबर 195 माइनस 120 घटाइए तो दोस्तों कितना होगा, तो इसको घटाइएगा तब 75 आएगा, 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा करते हैं, यदि ए उस कार्य को 6 घंटे में और बी उस काम को 5 घंटे में करते हैं, तो सी अकेला उसे कितने समय में करेगा। ये भी क्वेश्चन आसान है दोस्तों, आप लोग चाहिए तो बना सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसे कितने घंटे में करते हैं, तो 2 घंटे में करते हैं, और ए अकेला इसे 6 घंटे में करते हैं, और बी अकेला इसे 5 घंटे में करते हैं। अगर सबका एलसीएम निकालिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो सबका एलसीएम अगर निकालिए तो 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30। तो 2 से भाग देंगे 30 में, तो कितना मरतबे कटेगा, तो 15 मरतबे। 6 पचे 30, 5 भाग हो जाएगा, 5 छक 30, 6 भाग हो जाएगा। तो कितना कह रहा है दोस्तों, तो कब पूछ रहा है कि अकेले उस काम को करने में कितना, सी अकेला कितना में करेगा। तो तीनों मिल के देखिए कितना में कर रहा है दोस्तों, तो 5 भाग कर रहा है बी, और ए कर रहा है कितना भाग, बी कर रहा है 6 भाग, ए कर रहा है 5 भाग, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना कर रहा है, 15 भाग। तो देखिए ए और बी को अगर घटा दिया जाए तो सी कम निकल जाएगा। तो ए और बी कितना है, ये 5 भाग है और ये 6 भाग है, तो 6 5 कितना हो गया, 11 भाग। तो 11 भाग काम को किया है, तो अकेले सी कितना में करेगा, तो 11 4 घटा दीजिए, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 15/2 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 15/2। तो 15/2 को अगर हम लोग भाग देंगे तो 7.1/2 होगा, 7 दूना 14, 15/2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखते हैं 62 से 64 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यह पढ़ना है, पढ़ के बाद अब इसको आंसर देना है। आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़िएगा, मैं बता देती हूँ। व्हाट डज सी आस्क्ड हर मदर, व्हाट डी सी आस्क्ड हर मदर। जो पद्मा है वो अपनी मदर, 8 क्लास का ये कहानी है दोस्तों, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 8 क्लास के बुक में दिया हुआ है पद्मा का कहानी। तो मदर जो पद्मा है वो अपनी मदर से क्या पूछती है कि द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, एक वुमेन का आइडेंटिटी क्या होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द डॉटर फील अबाउट हर फादर, अपने फादर के बारे में जो पद्मा है वह क्या फील करती है, तो ही केयर मोर फॉर मनी देन फॉर हर, वह पैसे से अपनी बेटी को जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज द डॉटर, डॉटर कौन थी, तो डॉटर का नाम पद्मा था। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अपहरण किस राज्य की प्रमुख लोक कला है, तो अपहरण किसका है दोस्तों, तो यह है बिहार का। किसका है, तो अपना बिहार का अपहरण प्रमुख लोक कला है। महाराष्ट्र का क्या है, तो महाराष्ट्र का रंगोली है, याद रखिएगा महाराष्ट्र का लोक कला क्या है, तो रंगोली है। इसकी बात करें अगर कि राजस्थान का क्या है, तो राजस्थान का मेहंदी है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि आला रखा खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है, तो यह किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह तबला से संबंधित है। किससे है, तबला से। बात करें सितार का, तो सितार से संबंधित कौन है, तो पंडित रविशंकर है। तबला से और कौन संबंधित है दोस्तों, तो जाकिर हुसैन है, सुखविंदर सिंह है, और संतूर से कौन है, तो शिव कुमार शर्मा है। सरोज से कौन है, तो अमजद अली खां है, अमजद अली खां सरोज से संबंधित है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह लखनऊ में है। कहाँ है दोस्तों, तो यह लखनऊ में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें कोयम्बटूर का, तो कोयम्बटूर किस चीज का है दोस्तों, तो कोयम्बटूर प्रजनन केंद्र है। गन्ना का प्रजनन जो केंद्र है वह कोयम्बटूर में है। चीनी का कहाँ है, तो चीनी संस्था कहाँ है, कानपुर में है। तंबाकू का कहाँ है, तो राजमुंदरी में है। याद रखिएगा कि राजमुंदरी किसके लिए, तो तंबाकू के लिए। 68 नंबर क्वेश्चन है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो यह है लाल बहादुर शास्त्री का। किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का। मोरारजी देसाई का क्या है, तो अभय घाट है। अभय घाट मोरारजी देसाई का है। महात्मा गांधी का क्या है दोस्तों, तो राजघाट। ये तो सबको याद होगा, महात्मा गांधी का राजघाट। और चौधरी चरण सिंह का क्या है दोस्तों, तो चौधरी चरण सिंह का किसान, किसान घाट। ऐसे भी किसान के नेता थे चौधरी चरण सिंह। देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के जो ध्रुव है दोस्तों उस पर नमन कोण का मान जो होता है वह 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। अब विषुवत रेखा पर जो होता है दोस्तों, वह अगर पूछ दे कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सौर विकिरण के लिए स्पाइरल हेलियोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
अब बात करें ओडोमीटर की, तो ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों? तो जो वाहन द्वारा जो दूरी तय किया जाता है उसको हम लोग ओडोमीटर से मापते हैं। ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। क्या मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग ऑडोमीटर से मापते हैं। क्या चीज़ से मापते हैं? ऑडोमीटर से मापते हैं। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का जो दाब होता है, मैनोमीटर से हम लोग गैसों का जो दाब होता है दोस्तों, उसको मैनोमीटर से मापा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि का वर्णन किया गया है? तो बर्तनी संबंधी अशुद्धि का वर्णन किया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वह माल है। 73 नंबर क्वेश्चन है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता को बता सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष्य कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? विशेषण से संबंध कौन है दोस्तों? सीता यहाँ आ रही है, यह विशेषण से संबंधित है। 75 नंबर क्वेश्चन है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है। वस्तु जो है एक समान त्वरण से गिरती है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। वेग का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वह मीटर पर सेकंड होता है। गति यानी बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रक इसका डाइन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में किसका सीधा प्रयोग है? जो हम लोग वाहन चलाते हैं दोस्तों उसमें द्रव चालित ब्रेक का प्रयोग किया गया, वो किस नियम से संबंधित है? तो यह पास्कल के नियम से संबंधित है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 10 किग्रा का पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों mgh। याद रखिएगा। तो मास कितना दिया हुआ है दोस्तों? 10 किग्रा। जी का मान कितना होता है? तो 9.8 होता है। एच का मान कितना दिया हुआ है? तो 10 मीटर। दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, कितना हो गया दोस्तों? तो 980, यानी बी सही आंसर होगा। देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 15% की साधारण ब्याज पर 1725 रुपये हो जाती है और 20% वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतने ही रुपए समय में 1800 रुपये हो जाती है। धनराशि ज्ञात करना है। तो दोस्तों धनराशि आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। फॉर्मूला पी एसआई बराबर फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा में 100। इससे निकाल लीजिएगा, आ जाएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 1500 हो जाएगा। 100 होता है दोस्तों। मैथ्स अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को रोककर खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वर्ग के विकर्ण 6√2 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? तो √2 इंटू भुजा होता है। बराबर में कितना दिया हुआ है? 6√2 दिया है। 2 से 2 कट गया, ए के मान 6 आ गया, यानी भुजा का मान 6 आ गया। अगर भुजा के मान 6 आ गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो ए का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर होगा। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार बगीचा 100 मीटर इंटू 80 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता, उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तदनुसार रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो? दोस्तों इसको निकालकर इसको क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। इसका सही आंसर आएगा 4000 वर्ग मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4000 वर्ग मीटर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडो उत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? यानी अंडो उत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वह अंडो उत्सर्ज करने में क्या करती है? हमारी सहायता करती है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक अथवा दोलिनिक गति का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, तो यह क्या नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि घड़ी की सुइयों की गति। 83 नंबर क्वेश्चन है कि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी निकालना है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैथ्स का लेवल जो होता है वह बिहार पुलिस में थोड़ा सा आसान ही होता है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। ए का 60% पूछा जा रहा है, तो 60 के लिए अगर लिखे दोस्तों तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, अब 20 25 100 हो जाएगा। बराबर में कह रहा है बी का 3/4 है। बी का कितना है? तो बी का जो हमारा दिया हुआ है वह कितना है? तो 3/4 है।
बी का 3/4। E3 से E3 कट जाएगा, यानी A बटा में 5 हो जाएगा और B बटा में 4 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 4A बराबर में 5B हो जाएगा। A अनुपात B पूछ रहा था। A अनुपात के मतलब बटा होता है और B पूछ रहा था। B कितना है दोस्तों? 5 भाग है और A कितना है? 4 भाग है। तो बटा का मतलब अनुपात होता है, 5:4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 84 नंबर दोस्तों, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद ₹Y में खरीदे तथा Y अमरूद ₹X में बेचे। यदि एक्स वाई ग्रेटर देन Y हो तो सही विकल्प को चुने। तो उसको लाभ होगा कि हानि, इसी को चुनना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो अगर हम लाभ निकालते हैं तो दोस्तों, तो हमारा लाभ क्या होता है? लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है कि विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। जो भी विक्रयमूल होते हैं उसमें से क्रयमूल को घटाते हैं, बटा में सीपी लिखते हैं। देखिए, विक्रयमूल Y², तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि x² माइनस में Y² बटा में x इंटू वाई। देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन क्रिया को पूर्ण रूप में सहायता करता है? तो यह कौन सा प्रोटीन है? यह प्रोटीन का नाम साइटोक्रोम है। क्या है? साइटोक्रोम है। ऊर्जा गृह के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र का निर्माण होता है। इसी क्रेब्स चक्र के द्वारा हमारे ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों, उसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ही 38 एटीपी, किस पे? 38 एटीपी पे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किसानों को जो क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों, वह किस वर्ष शुरू किया गया था, यही पूछा जा रहा था। इसका सही आंसर 1998 हो जाएगा। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य हैं? वित्तीय समावेशन के लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें सभी। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बिना नगद प्रयोग के वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना। 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 1757 में हुआ था। स्मॉल डेट याद रखिएगा कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजवंश तथा शासनकाल का मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो यह तुगलक वंश का शासनकाल का मिलान गलत है कि 1320 से 50। तुगलक वंश का जो शासनकाल था दोस्तों, वह 1320 से 1412 ईस्वी तक था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? मक्का का प्रस्थान द्वार सूरत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सूरत को। 91 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? तो इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है, उसको पहचानना है। तो रे जो है जापान, यही गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1929 में। और किसके द्वारा हुआ था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा, बहुत बार नाम पूछा जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा की स्थापना 1929 में किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था दोस्तों। 94 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं 94 नंबर में क्या दिया हुआ है। 94 नंबर में है कि बिहार की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 2011 के गणना के अनुसार बिहार का जो साक्षरता दर है कितना है? तो 61.8% है। बात करें पुरुष साक्षरता की, तो पुरुष साक्षरता 71.2% है और महिला साक्षरता की अगर बात करें तो 51.5% है। और भारत में महिला साक्षरता कितना है? तो 65.42% है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों, वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वह 12 सदस्यों का मनोनयन आर्टिकल 80 के सब क्लॉज 3 के द्वारा किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है इसमें कि कौन गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। यही गलत है दोस्तों। संसद का जो सही आंसर हो जाएगा, संसद का जो पहला घंटा होता है, जो उसको हम लोग प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रश्नकाल। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है?
तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया है उसमें क्या शामिल नहीं है, तो न्यूनतम मजदूरी का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 को कहते हैं। स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार 21 में है। पानी का अधिकार 21 में, यानी जीवन जीने की जितनी स्वतंत्रता है दोस्तों, वह आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 में है दोस्तों, अपने मनपसंद व्यक्तियों से अपना विवाह करना, यानी कि आर्टिकल 21 में अपने आप मनपसंद जो व्यक्ति हैं उनका आप अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर बसा है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा है। अलकनंदा नदी में ही दोस्तों महासीर मछली पाई जाती है। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि महासीर जो मछली होता है वह किस नदी में? तो अलकनंदा नदी में पाया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? तो केंद्रीय कमांड की अगर बात करें तो यह प्रयागराज में है। कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज में। हेड क्वार्टर की बात करें, वायुसेना का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका दक्षिणी पश्चिम कमांड जो है वह गांधीनगर में। दक्षिण पश्चिम कहाँ है? गांधीनगर में। अब मेंटेनेंस कमांड कहाँ है? तो यह है नागपुर में। 100 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि गैंडा परियोजना को कब शुरू किया गया था? तो गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर बात करें हाथी परियोजना तो 1992 में किया गया था, और अगर बात करें बाघ परियोजना को तो 1973 में शुरू किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।